गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम के अंदर इन्फ्लेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन के दो मेन कॉजेज बताए गए हैं। इसके अंदर यदि मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम और डिक्रीज इन प्रोडक्शन है, उन दोनों के कारण ही किसी भी इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे अनडेवलप हो, उसके अंदर इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो अपने को देखने को मिलती है। अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर बेटा जो मॉनेटरी इनकम है वो किन कारणों से अपनी जो मॉनेटरी इनकम है वो बढ़ जाती है, इसके अंदर कौन से फैक्टर्स है या कौन से जो पॉइंट्स है वो मॉनेटरी इनकम को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उससे रिलेटेड अपने कुछ टॉपिक अपने लिए, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिए जो अपने को ये बताएंगे कि जिसके कारण किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो लोगों की मॉनेटरी इनकम है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अंदर देखो बेटा, सबसे पहले अपने लिया है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर बड़ा जो अपना बजट होता है उसके अंदर काफ़ी एक्सपेंडिचर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड करना पड़ता है, जिसके अंदर मान लीजिए हॉस्पिटल है, सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है ना, ये सब इसके अंदर गवर्नमेंट को करना पड़ता है और इसके ऊपर एक बड़ा अमाउंट है वो ऐसे एक्सपेंड करना पड़ता है। अब जब बड़ी अमाउंट इसके ऊपर जब एक्सपेंडिचर के रूप में की जाती है तो लोगों के पास इनफ्लो मनी है वो तो हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी लोगों के पास लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने से उनकी आय बढ़ती है, आय बढ़ने से इकोनॉमी के अंदर है वो केस का इनफ्लो होता है। लेकिन ये डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है उनके कारण किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो इमीडिएट बड़ा इसके अंदर इंक्रीज नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में उसके डेवलपमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन वगैरह या सर्विसेज का जो है ना सिस्टम है वो मान लीजिए डेवलप हो जाए और ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके, लेकिन एट ए टाइम में वो चीज़ अपने को देखने नहीं मिलती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोगों की जो इनकम का सोर्सेज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के कारण जो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से जो गुड्स की सप्लाई है या प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है और उस वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को देखने को मिलती है। सेकंड है वार टाइम एक्सपेंडिचर। अपन देखते हैं कि अपने जितने भी पड़ोसी देश है ना, जो भी कंट्रीज है बड़े इसके अंदर, तो उस कंडीशन में उनसे अगर मान लीजिए किसी प्रकार का युद्ध छिड़ जाता है उनके बीच में या लड़ाई की नौबत आ जाती है, जैसे अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर देखिए बड़ा चाइना से रिलेटेड अपना एक डिस्प्यूट चल रहे हैं और उसके ऊपर अपने को या काफ़ी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने की इसके अंदर, आपने देखा होगा काफ़ी लड़ाकू विमान है, मिसाइलें वगैरह है, इनके ऊपर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए और ये एक्सपेंडिचर है इससे बड़ा किसी भी प्रकार की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है और इन एक्सपेंडिचर को करने के कारण इनफ्लो मनी है वो इकोनॉमी के अंदर हो जाती है। यानी किसी भी कंट्री के अंदर यदि युद्ध की स्थिति हो जाती है या लड़ाई की स्थिति के अंदर गवर्नमेंट को ऐसे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं जिससे किसी भी प्रकार की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है और जो जनता है, देश की पब्लिक है, या जो एक प्रकार से उनकी जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ जाती है, लोगों की आय बढ़ जाती है, लोगों के पास रुपये आने लगते हैं, लेकिन सर्विसेज और गुड्स की सप्लाई नहीं बढ़ने के कारण प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है। बेटा प्राइस लेवल बढ़ने से इन्फ्लेशन है वो भी एक इसका मेन कारण है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अपना डेफिसिट फाइनेंसिंग, हिनार्थ प्रबंधन बोलते हैं बेटा, ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको बताया था। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि जो डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनका अगर आपने कभी बजट देखा है तो वो बजट कभी भी सरप्लस का बजट नहीं मिलेगा आपको, वो बजट बड़ा हमेशा घाटे का बजट होता है, डेफिसिट का बजट होता है। यानी उसके अंदर जो इनकम के सोर्सेज हैं वो इनकम के सोर्सेज तो कम मिलेंगे और उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट को ज़्यादा करना पड़ता है और जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, डेफिसिट कहलाती है। यदि अपने एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ज़्यादा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम है या रिवेन्यू है वो ज़्यादा है, तो वो बजट हमेशा सरप्लस का बजट होता है। अब जब डेफिसिट का बजट होता है तो उसको डेफिसिट को पूरा करना पड़ता है, यानी वो शॉर्टेज अमाउंट है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो लोन लेके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करे
या सेकंड उसके अंदर नई करेंसी नोट है वो इश्यू करके उस डेफिसिट को पूरा करे। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एक प्रकार से ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इसके अंदर बड़ा ये है इनकम है या इसके अंदर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं जो बहुत ईजी है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, नए करेंसी नोट इश्यू करके उस डेफिसिट को पूरा कर लेती है, लेकिन उस नए करेंसी नोट को इश्यू करने का मतलब है कि उस इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो ऑफ मनी है वो बढ़ गया, इसके अंदर इंक्रीज हो गया, लोगों के पास रुपया आ गई, रुपया आने से परचेजिंग पावर बढ़ गया, परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड करेंगे, डिमांड करने से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उस प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, उस रेशियो में नहीं होगा जिस रेशियो के अंदर उनका इनफ्लो मनी हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्राइस लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी इसका एक मेन कॉजेज है मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होने का। नेक्स्ट इसके अंदर इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मनी। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है कि आपको एक बार मैंने बताया था बड़ा कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी है उसके अंदर किसी भी मनी की सप्लाई को उसकी वेलोसिटी से देखते हैं। यानी 1-2 हज़ार रुपए का जो नोट है आरबीआई ने इशू किया है तो वो नोट है वो कितने लोगों के पास से होके निकलता है उसकी वेलोसिटी क्या है, उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई को कैलकुलेट करती है। तो यदि किसी भी कंट्री के अंदर लोग अपने जो है ना कंजम्पशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो अगर इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अपनी सेविंग्स को कम कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब जितने लोगों के पास वो करेंसी जाएगी उसके उतनों के पास ही वो क्या होगा, इनफ्लो मनी होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, उसको कंजम्पशन से के लिए डिमांड करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे, परचेज करने का मतलब जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस लेवल है। आपको इतना पता है कि जो डिमांड और प्राइस लेवल उसके अंदर बड़ा एक प्रकार से अगर अपन देखें तो सीधा है ना डायरेक्ट इसके अंदर रिलेशनशिप अपने को देखने को मिलता है। यदि डिमांड इंक्रीज हो रहे है ना तो उस कंडीशन के अंदर प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन होता उल्टा है कि अपन ये मान के चलते हैं कि जैसे प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो डिमांड कम कर देते हैं, लेकिन बड़ा ये होता है कि इसके अंदर यदि डिमांड ज़्यादा करेंगे तो वो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और प्राइस लेवल बढ़ना ही एक प्रकार से इन्फ्लेशन है। तो ये भी इसका एक मेन कारण है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी यानी लोग अपने पास उस रुपए को रखेंगे नहीं, उसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिचर के रूप में, सेविंग के रूप में नहीं रखते हैं, स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो वो इन्फ्लेशन के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल। यदि गवर्नमेंट ने करेंसी इश्यू कर दी, लोगों ने अपने पास स्टोर कर लिया तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, लेकिन उसको एक्सपेंड कर दिया यानी वो इनफ्लो हो गया, उसका मार्केट के अंदर वो रुपए आते हैं, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आते हैं, उसकी गति ज़्यादा है तो वो इन्फ्लेशन का कारण होता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब यदि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स है वो जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स है, अदर डिपॉजिट्स है वो उसके पास होती है, उसका एक अमाउंट अपने पास फिक्स परसेंटेज अपने पास रखकर वो गवर्नमेंट या अदर इंस्टीट्यूट या लोगों को क्या करते हैं एज ए लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। तो यदि कॉमर्शियल बैंक अपनी जो क्रेडिट पॉलिसी है उनको अगर वो लिबरल कर देते हैं, उदार कर देते हैं, लोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देने का कार्य करते हैं, है ना, अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए। यदि प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यदि दिया जाए तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन न हो, जैसे मकान बनाने के लिए, मोटर कार वगैरह लेने के लिए, इस प्रकार का यानी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड यदि कंज्यूमेबल से कंजम्पशन से रिलेटेड यदि दिया जाए तो भी इसके अंदर अलग है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनफ्लो मनी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा लोन बढ़ता है, लोन मार्केट में आने का मतलब इनफ्लो ऑफ मनी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा बड़ा। ये इसका एक और रीजन है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना एग्जम्पशन इन टैक्सेस। एग्जम्पशन इन टैक्सेस का मतलब बेटा जिस समय नोट बंद हुए थे, नोटबंदी के टाइम पर गवर्नमेंट ने जो करेंसी को बंद किया था बड़ा 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स को, उस समय आपने देखा होगा कि 2.5 लाख रुपए का एग्जाम्पशन है। लोगों को ध्यान था कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाना है, अदरवाइज उसका अपने को रिप्लाई देना पड़ेगा। तो मतलब क्या था कि उसका मतलब ये था कि यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको टैक्स देना पड़ेगा।
लेकिन आज अगर अपन देखें वही एग्जाम्पशन लिमिट है बेटा, वही एग्जाम्पशन लिमिट अपना एग्जाम्पशन ऑफ टैक्सेस का लिमिट है, वो गवर्नमेंट ने बढ़ा के, आपने देखा होगा कि करंट के अंदर जो अपना असेसमेंट ईयर आ रहा है उसके अंदर उसको 5 लाख रुपए तक कर दिया। यानी 5 लाख रुपए तक करने का मतलब हो गया कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी टैक्स है वो गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक इसका मेन कारण होता है। यदि उसकी एग्जाम्पशन लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी उसका जितना इनकम है उसको टैक्सेशन के पर्पज से उसको बढ़ा दिया जाता है, तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण है। अब मान लीजिए 2.5 लाख है और 2.5 लाख उस किसी पर्सन की मान लीजिए 5 लाख रुपए इनकम है, तो 5 लाख रुपए इनकम होने का मतलब 2.5 लाख रुपए तो टैक्स नहीं लगा। नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर मान लीजिए 10% टैक्स रेट है, तो 25,000 उसने गवर्नमेंट को दे दिया, तो उसकी परचेजिंग पावर है वो 25,000 से बड़ा डिक्रीज होगी, कम होगी, क्योंकि 25,000 तो उससे गवर्नमेंट ने ही ले लिया। अब वही लिमिट अगर 5 लाख रुपए कर दी जाए, तो 5 लाख रुपए करने का मतलब है कि 5 लाख रुपीस तक तो उसको टैक्स देना ही नहीं। तो पहले तो 25,000 का जो गवर्नमेंट को टैक्स पे होता था, वो 25,000 अब उसको गवर्नमेंट को नहीं देना, तो वो अमाउंट कहाँ पे है? उसके खुद के पास है। और उसके खुद के पास होने का मतलब कि उसकी परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, उसके पास इनफ्लो मनी है वो ज़्यादा है। उससे क्या करेगा? वो डिमांड करेगा। डिमांड है वो इन्फ्लेशन का कारण है, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ जाता है। कीमत बढ़ना इन्फ्लेशन है ना। वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ने का मतलब मुद्रा प्रसार है, मुद्रा इन्फ्लेशन है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर रिलैक्सेशन इन रिकवरी ऑफ ओल्ड लोन्स, ये भी बड़ा एक इसका कारण है। गवर्नमेंट क्या करती है? लोन दे देती है, उसके बाद में जो लोन दे दिया उसके अलावा और भी लोन देती रहती है, लेकिन पुराने जो लोन है जिसकी रिकवरी नहीं हो रही है, उसकी रिकवरी में या तो डिले हो सकते हैं, या उसकी रिकवरी करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? बड़ा रिलैक्सेशन कर देती है, उन लोन्स को माफ़ कर देती है ना, या उसमें छूट दे देती है, इस प्रकार की अपने, या डिडक्शन दे देती है, इस प्रकार की पॉलिसीज अपन को देखने को मिलती है। तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण है। यानी किसी ने लोन दिया, अगर वो गवर्नमेंट को वापस दे दे या बैंक को वापस दे, तब तो उस कंडीशन के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होंगे। लेकिन इनफ्लो तो हो गया, आउटफ्लो नहीं आ रहा है, वो मार्केट पब्लिक यानी इकोनॉमी के अंदर तो वो या किसी कंट्री की या किसी बाजार के अंदर वो रुपया आ गया, लेकिन वापस वो आउटफ्लो नहीं हुआ। तो जब आउटफ्लो नहीं हुआ तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, है ना, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, है ना। तो ये सब इसका एक कारण है कि यानी पुराने लोन जैसे अपन देखते हैं कि जितने भी एग्रीकल्चर पर्पज से रिलेटेड लोन लिए जाते हैं या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लिए जाते हैं बेटा, तो वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज नहीं चली, फेल हो गई, है ना, तो वो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है? उनको सब्सिडी या नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो सब्सिडी देती है, ये सब उसका कारण है कि जितना लोन दिया उतना रिकवरी नहीं हो, उससे कम हुआ, और वो भी क्या हो गया? उसके अंदर भी उसको एग्जाम्पशन दे दिया, छूट दे दी कि कोई बात नहीं, लोन ले लिया, आपको लोन का पेमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इसका एक मेन कारण बेटा इसके अंदर रिकवरी ऑफ ए ओल्ड लोन। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल का मतलब है कि जब दूसरे कंट्रीज की कंपनीज है ना, वो बड़ा भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे आपने पीछे देखा कि चाइना के अंदर बड़ा ये विस्फोट होने की वजह से काफ़ी जो कंपनी है वो भारत के अंदर अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर रही है। यदि कोई भी फॉरेन कैपिटल या दूसरे देश की जो पूंजी है वो यदि भारत के अंदर आती है, तो उस इकोनॉमी के अंदर जो इनफ्लो ऑफ मनी है वो बढ़ता है। यानी फॉरेन कैपिटल बढ़ रही है, मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ने का मतलब हो गया कि लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिल रहा है, कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स प्राप्त हो रहा है, और जब इनकम का सोर्स प्राप्त होता है तो वो उससे क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, और डिमांड करते हैं तो उस कंडीशन में बेटा क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है इसके अंदर। ये इसका एक कारण। नेक्स्ट पॉइंट दे रखे इसके अंदर, नेक्स्ट इसमें गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। ये तो बड़ा बहुत कॉमन सा पॉइंट है, वैसे आप जानते भी इसके बारे में। इसके अंदर ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि किया जाता है या कोई भी बड़ा प्लांट अगर इस्टेब्लिश किया जाता है या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट यदि स्टार्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रोजेक्ट बड़ा, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, उस इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो तुरंत ही अपने को प्राप्त नहीं होता है।
उसका बेनिफिट प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम रुकना पड़ता है। जैसे एक बड़ा प्लांट अपने स्टेब्लिश किया, उस प्लांट को स्टेब्लिश करने के अंदर मान लीजिए 1.5 से 2 साल लग गए अपने को, तो इन्वेस्टमेंट तो 1.5 से 2 साल पहले हो गया, इनफ्लो मनी है वो तो है ना पहले हो गया। तो इनफ्लो ऑफ मनी होने का मतलब लोगों के पास इनकम का सोर्स हो गया, डिमांड करने लगेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन है यानी गुड्स की सप्लाई स्टार्ट नहीं होगी। और जब तक गुड्स की सप्लाई स्टार्ट नहीं होगी उस टाइम तक तो क्या करेंगे, वो मार्केट के अंदर बड़ा अपने जो भी रिक्वायरमेंट की जो गुड्स है या सर्विसेज है उसकी डिमांड करेंगे। और जब उसकी डिमांड करेंगे तो इसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक इसका मेन कारण है कि गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, यानी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के बीच में यदि गैप है, डिस्टेंस है, तो वो भी एक इन्फ्लेशन का कारण है। क्योंकि जो गुड्स का जो सप्लाई है वो तो एक टाइम के बाद स्टार्ट होना है, लेकिन जो इसके अंदर मनी की सप्लाई है बेटा वो तो पहले ही स्टार्ट होगी, लोगों के पास मनी है वो तो पहले ही आ गई इसके अंदर। तो उनके बीच में डिफरेंस होने की वजह से ये इसका एक कारण है। उसके बाद जो दे रखा है नेक्स्ट इसके अंदर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का मतलब बेटा कि आज अपना जितना भी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो चल रहा है उसके अंदर काफ़ी अपने को मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। यानी काला धन है, ब्लैक मनी है बेटा, ये इसका अंदर मिसमैनेजमेंट का पार्ट है। रिकवरी ऑफ लोन है, रिकवरी ऑफ टैक्सेज है, ये सब इसका पार्ट है। यानी यदि टाइमली रिकवरी ऑफ लोन नहीं हो पाते हैं, या टाइमली बड़ा टैक्सेस की रिकवरी नहीं होती है, या टाइमली है ना और कोई पेनल्टी वगैरह या और कोई फीस वगैरह ये चार्ज नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो वो इतने टाइम तक जो मनी है वो उन लोगों के पास रहती है जिससे उसको रिकवर करना है, और उतने टाइम तक वो अपनी परचेजिंग पावर को बड़ा यूज करते हैं इसके लिए गुड्स और सर्विसेज को है ना प्राप्त करने के लिए। ये भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर 11th नंबर पॉइंट अपना ये बता रहा है बेटा इसके अंदर प्रमोशन टू क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक अपना पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी को लिबरल कर लेते हैं या उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्फ्लेशन है वो बड़ा बढ़ जाता है। इसके अंदर क्रेडिट क्रिएशन का मतलब हो गया कि वो अपनी है ना जितनी भी जो रेशियोज है या जितने भी जो रिजर्व है, जो रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर या सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कॉमर्शियल बैंक्स को रखने होते हैं, जिसके अंदर बड़ा CRR है, SLR है, ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, इनके अंदर यदि वो उसको डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन है वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। और कैपेसिटी बढ़ने का मतलब होता है कि वो अधिक लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक इसके अंदर कारण होता है कि यदि वो उसको प्रमोट कर देता है यानी इसको स्ट्रिक्ट करने की बजाय, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो अपने को देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये बड़ा अपने कुछ पॉइंट लिए थे इसके अंदर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम, यानी जो अपना इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होने का दो ही मेन कारण बताए इसके अंदर कि यानी प्रोडक्शन कम हो जाए और मॉनेटरी इनकम बढ़ जाए, या मॉनेटरी इनकम बढ़ जाए प्रोडक्शन न हो या डिक्रीज हो जाए, है ना। तो वो क्या होता है बेटा इसके अंदर इन्फ्लेशन का कारण होता है। तो अपने इसके अंदर जो फैक्टर्स है वो लिए इसके अंदर जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर उसकी जो मॉनेटरी इनकम है वो मॉनेटरी इनकम को बड़ा क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जिसके अंदर अपने 11 पॉइंट लिए जिसमें फर्स्ट अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वार टाइम एक्सपेंडिचर, सेकेंड पॉइंट है, थर्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग है, फोर्थ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मनी, फिफ्थ नंबर है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सिक्स नंबर है एग्जम्पशन इन टैक्सेस, सेवंथ रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन इन रिकवरी ऑफ ओल्ड लोन्स है, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल है, गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, 8th नंबर पॉइंट है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, और 11th पॉइंट अपना प्रमोशन टू क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक। ये तो बड़ा इसका एक पार्ट है। अब इसका दूसरा पार्ट अपना डिक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जो डिक्रीज इन प्रोडक्शन यानी किसी भी प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है वो अपन इसमें देखेंगे। तो सेकंड पार्ट अपन ले रहे हैं इसमें।
इसके अंदर बड़ा फैक्टर्स ऑफ रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई, यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में कमी करते हैं या प्रोडक्शन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फैक्टर अपने कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लिए हैं। इसके अंदर पहला दे रखा अपना इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिमांड्स। यदि किसी भी गुड्स की डिमांड है वो बड़ा उसके सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए या कंपैरिजन के अंदर यदि ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होता है बड़ा प्रोडक्शन के अंदर रिडक्शन कहलाता है, यानी प्रोडक्शन में कमी कहलाती है। यानी किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर यदि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब हो गया कि वो उस गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जो प्रजेंट जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर की जाती है, वो सप्लाई है वो शॉर्ट पड़ जाएगी। कारण क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होने के कारण वो उनके द्वारा जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड होने के कारण डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि उसका जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा, और प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब बेटा इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो उसका एक मेन कारण हो जाएगा। इसके अंदर प्रोडक्ट इसका इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, तो ये एक इसका कारण है कि जो जिसके कारण प्रोडक्शन है वो क्या होता है बेटा उसमें रिडक्शन होता है। सेकंड पॉइंट दे रहे हैं इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यानी अपन किसी भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज गुड्स का यदि प्रोडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बड़ा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर उसके बाद में जो प्रोडक्शन है वो एक टाइम के बाद में कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद में जो प्रोडक्शन है उसके अंदर यदि आप एक्स्ट्रा यूनिट इंप्लॉय करते हो तो पर यूनिट आपका जो प्रोडक्शन है उतना नहीं हो पाता जितना नॉर्मली पहले हो रहा था। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इसके अंदर रिटर्न है, उसके कारण एक टाइम के बाद में प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घटना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी एक इसका कारण है। उस कंडीशन के अंदर अपन एक्स्ट्रा प्लांट या एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर स्टेब्लिश करके ही प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इसका एक कारण है जिसके कारण प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्शन करेगी, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव करने के बाद में उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ने के बजाय घटना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा यूनिट अगर आपने उसमें इंप्लॉयड की है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है, तो वो भी प्रोडक्शन को डिक्रीज करने का एक कोशिश है। नेक्स्ट इसके अंदर नेचुरल कैलामिटीज बेटा, जितने भी अपनी प्राकृतिक आपदाएं ये भी प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है बेटा। अर्थक्वेक है ना, इसके अंदर बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है। अभी आपने एक नया देखा कोरोना टाइम के अंदर बेटा लॉकडाउन लगा दिया गया, उसके अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनका प्रोडक्शन है वो बंद हो गया, रुक गया, है ना। ये भी बेटा इसके अंदर प्राइस लेवल को इंक्रीज करने के लिए फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी प्राकृतिक आपदाओं के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता नहीं, इसके अंदर प्रोडक्शन कम हो जाता है, और प्रोडक्शन कम होने का मतलब वो बेटा इसके अंदर इन्फ्लेशन के लिए एक कॉजेज बन जाता है, क्योंकि उससे जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा अपना इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है, यानी औद्योगिक अशांति, ये भी एक इसका प्रोडक्शन डिक्रीज होने का बड़ा कारण है। यानी औद्योगिक अशांति गुटबाजी होने के अंदर पॉल्यूशन बन जाता है उसके अंदर, है ना। यूनियन बना लेते हैं, डिमांड पूरी नहीं होने पर तालाबंदी लॉकआउट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, या बड़ा तोड़फोड़ कर देते हैं। यानी जिस इंडस्ट्रीज के अंदर वो अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है उसके अंदर, उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, अशांति की स्थिति के अंदर उसको क्या कर देते हैं, तोड़फोड़ करके तालाबंदी करके बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो वो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो ये इसका एक कॉजेज है, यानी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बेटा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी अपन प्रोडक्शन के लिए बेटा जिस टेक्निक को काम में ले रहे हैं उस टेक्निक की जगह अपन कोई भी मान लीजिए मॉडर्न जो टेक्निक है वो यूज करते हैं, या मैनुअल की जगह उसको मशीनी, है ना, मशीन के द्वारा बड़ा प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से या प्रोडक्शन के अंदर जो रॉ मटेरियल उसकी शॉर्टेज होगी तो उस रॉ मटेरियल की जगह कोई दूसरा अपन जो एक प्रकार से टेक्निक है वो डेवलप कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उसमें टाइम लगता है, और टाइम लगने का मतलब है कि उतने टाइम तक प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितने टाइम तक वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो बड़ा अपनी नई टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से स्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो इसी स्थिति के अंदर अपना जो प्रोडक्शन है वो उतने टाइम तक क्या हो जाता है, कम होता जाता है, यानी उसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट की जो कॉमर्शियल पॉलिसी बेटा वो दो प्रकार की होती है, या तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है या लिबरल पॉलिसी होती है। लिबरल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, रिलैक्सेशन देती है, टैक्स वगैरह में छूट देती है। और स्ट्रिक्ट पॉलिसी है वो बेटा क्या करती है इसके अंदर कि उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है या सरचार्ज लगा देती है, टैक्सेस के ऊपर टैक्स लगा देती है। यदि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस बढ़ा दिया जाता है, टैक्सेस के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्राइस लेवल वो बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ जाती है, लोग परचेज नहीं करना चाहते, सप्लाई कम हो जाती है। तो ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इसके अंदर कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है वो बड़ा टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग। कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर बड़ा ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, कालाबाजारी करने के लिए, या किसी भी मान लीजिए संकट की स्थिति के अंदर या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति के अंदर लोग हैं उस गुड्स को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसकी शॉर्टेज कर देते हैं। उस स्थिति के अंदर भी प्राइस लेवल वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोगों ने जो सप्लाई तो उतनी हुई है प्रोडक्शन की, लेकिन वो प्रोडक्शन है जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको ज़रूरत है, उनके पास तक नहीं पहुंचा। वो प्रोडक्शन है वो उन व्यक्तियों के पास ही रह गया जिन्होंने उसको स्टोर कर लिया। तो ये होल्डिंग के कारण भी प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है, यानी संग्रहण के कारण। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। अब अपना प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, यानी अपन किस प्रकार की गुड्स बना रहे हैं। यदि कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर जो कंज्यूमेबल गुड्स है, जो कंजम्पशन से रिलेटेड गुड्स है, उसकी जो सप्लाई है बड़ा वो कम हो जाएगी, यानी जो सप्लाई ऑफ गुड्स है यानी उनका प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। यदि अपन प्रोडक्शन से रिलेटेड या कंजम्पशन से रिलेटेड यदि प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो कैपिटल गुड्स है या जो एक मतलब बेसिक जो नीड्स से रिलेटेड जो गुड्स है वो बड़ा इसके अंदर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये भी इसका एक रीजन है इसके अंदर कि अपन जो गुड्स है या जो अपना प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का गुड्स है वो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, यानी जो मेन जो प्रोडक्शन का काम है, उत्पादन का काम है, वो इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, उद्योगों के अंदर होता है। अब गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो भी बड़ा सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर यदि गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट बना रखी है या लाइसेंस से रिलेटेड बना रखी है कि किसी भी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने से पहले आप उसका लाइसेंस लोगे, और भी उसकी फॉर्मेलिटी से रिलेटेड मान लीजिए कई पॉलिसी बना रखी है, तो इसी स्थिति के अंदर या पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए वो फ्री नहीं, उससे पहले काफ़ी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, तो वो पॉलिसीज़ है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी कहलाती है। तो उसमें प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। यदि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लिबरल कर रखा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है, ऐसी इंडस्ट्रीज को है ना प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है कि वो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर यदि स्टेब्लिश करती है तो उसको 5 साल या 10 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लोन लेंगे तो उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। इस प्रकार की यदि पॉलिसी है तो उससे प्रोडक्शन वो बढ़ेगा। यदि स्ट्रिक्ट पॉलिसी है तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी इसके ऊपर बड़ा एप्लीकेबल होती है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और कॉमर्शियल पॉलिसी है, दोनों अलग अलग है। यानी गवर्नमेंट की यदि कॉमर्शियल पॉलिसी है वो अलग इफेक्ट डालती है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो अलग इफेक्ट डालती है। तो ये जो अपने कुछ पॉइंट्स किए बड़े इसके अंदर, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए इनको मेन कॉजेज के रूप में लिया जाता है, मेन कारण के रूप में लिया जाता है। जिसके अंदर फर्स्ट था इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिमांड्स, सेकेंड इसके अंदर है अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तीसरा बड़ा नेचुरल कैलामिटीज, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये अपने दोनों पॉइंट बड़ा इसके अंदर कवर कर लिए। इसके अंदर यदि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन के जो मेन कॉजेज है वो कौन कौन से हैं, तो पहले तो इसके दो मेन पॉइंट लिखने हैं कि मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होने का या प्रोडक्शन डिक्रीज होने के कारण ही इन्फ्लेशन है वो बड़ा इसके अंदर मेन प्रॉब्लम है वो अपने को देखने को मिलती है। अब ये अगर इसके अंदर कॉजेज के अंदर पूछे तो ये बड़ा पूरे पॉइंट आपको लिखने हैं कि प्रोडक्शन को डिक्रीज करने से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं और मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होने के कौन कौन से फैक्टर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
उसके बाद में अपना जो पूरा क्वेश्चन है उसका पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो ये अपना कोजेस तक का काम कंप्लीट है, बड़ा पॉइंट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पॉइंट अपन लेंगे। ओके, आज की क्लास में बड़ा